जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। पाकिस्तान से आए जहाज से 250 किलोग्राम आरडीएक्स और 100 AK-47 पहुंच गया बांग्लादेश। दोस्तों, कौन सी नई साजिश रचने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ, आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे जलालाबाद के बाद अब काबुल में भारतीय दूतावास के बाहर पास विस्फोट की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, तालिबान ने इलाके को घेर दिया। तो वहीं बताएंगे भारत को जवाब देने के लिए हमारी सेना है तैयार। जी हां, पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गीदड़ भभकी दे दी है, वहीं वो भी तब जब पीओके में 200 एसपीजी कमांडो तैनात किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी घुसपैठ की बहुत बड़ी साजिश के तहत ये खबर आपको बताने वाले हैं। तो वहीं अगर आप भी अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं बाहर पेमेंट करने के लिए, यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आपके लिए। 1 जनवरी से लागू होने वाला है नया नियम, और भी कई फील्ड में क्या क्या नए नियम लागू होने वाले 1 जनवरी से, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। पाकिस्तान से आए जहाज से 250 किलोग्राम आरडीएक्स और 100 AK-47 पहुंचे बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश में बड़ी तख्ता पलट के बाद एक भारत विरोधी हरकतें तेज होती जा रही है। खास बात यह है कि कभी बांग्लादेश में नरसंहार करने वाला पाकिस्तान आज उसका करीबी दोस्त बन गया है। अंदेशा है कि दोनों देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गए हैं। हाल की एक घटना ने इस अंदेशे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से राजधानी ढाका के लिए निकले जहाज के जरिए भारी मात्रा में आरडीएक्स और AK-47 हथियार बांग्लादेश पहुंचाए गए हैं। कराची बंदरगाह से शुरू होकर पाकिस्तानी मालवाहक जहाज MV अल बखेड़ा, जिसमें करीब 250 किलोग्राम आरडीएक्स और 100 से भी अधिक मात्रा में AK-47 हथियार तथा गोला बारूद छिपाकर रखा गया था, चांदपुर चटगांव बंदरगाह पहुंचाया जाता है। अप्रत्याशित घटनाक्रम में जहाज ढाका डॉक पर पहुंचने की जगह यानी पहले से तय कार्यक्रम चांदपुर पोर्ट गया। भारतीय खुफिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जहाज में 720 टन मवेशी का खाना और सब्जी का माल रखा हुआ था, लेकिन भारी मात्रा में आरडीएक्स और हथियार गोला बारूद चटगांव पोर्ट के सुरक्षित घर में पहले से ही उतार दिया गया। इस बीच बांग्लादेश के चांदपुर के हेमचर उपजिला में ईशान बाला नहर में खड़े इसी MV अल बखेड़ा नामक उर्वरक जहाज यानी फर्टिलाइजर शिप में ही 7 लोगों की हत्या के मामले में संदिग्ध आकाश मंडल उर्फ इरफान को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी RAB 11 कोमिला CPC 2 ने की बाद में चांदपुर की एक कोर्ट ने परसों गुरुवार से 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। जी हां दोस्तों, इस खबर ने वाकई में सबको चौंका कर रख दिया है कि मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेट करके भारत को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ निरंतर साजिश रच रहे हैं, जिसका खुलासा हमारे खबरों के माध्यम से हो ही जाता है। ऐसे में अपना भारत अलर्ट मोड में हर वक्त हर क्षण मौजूद है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर। पहले जलालाबाद के बाद अब काबुल से बड़ी खबर। भारतीय दूतावास के पास बहुत बड़ी विस्फोट की जानकारी निकलकर सामने आई है। तालिबान ने इलाके को घेर लिया है। बता दे क्या है खबर। लगातार भारत से संबंधित चीजों पर अभी नई नई साजिशें रची जा रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित भारतीय दूतावास के पास विस्फोट की खबर आ रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये विस्फोट भारतीय दूतावास के पास 3:30 बजे हुआ। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि तालिबान ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। इससे चंद दिनों पहले जलालाबाद में भारतीय उच्चायोग के स्थानीय कर्मचारियों का निशाना बनाकर हमला किया गया था। दोस्तों, अफगान मीडिया के मुताबिक इस विस्फोट पर अभी तक तालिबान का किसी अधिकारी ने टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इलाके में तालिबान लड़ाकों की चहल पहल देखी जा रही है। तालिबान लड़ाके के आसपास के इलाकों की तलाशी ले रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत ने 2020 में ही अपने दूतावास को बंद कर दिया था। इसके बाद 2023 में भारत ने तालिबान राज में एक छोटी सी टीम को काबुल भेजा है। जलालाबाद में भारतीय उच्चायोग और अब काबुल में भारतीय दूतावास के पास विस्फोट की घटनाओं में भारत विरोधी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि इनका संबंध पाकिस्तान से हो सकता है। पाकिस्तान इन दिनों काबुल में भारत की बढ़ती उपस्थिति से खफा है, नाराज है। ऐसे में वो तालिबान विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बता दें, क्योंकि अफगानिस्तान में इन हमलों के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी लगातार भारत को लेकर सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी सेना भारत को जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी है। जी हाँ,
हाँ, दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंकियों के सबसे महफूज पनाहगाह की है। इवन पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान भी इसीलिए पड़ चुका है मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिए। वहाँ की कराची शहर किसी जन्नत से कम नहीं है। रशद, शरण और सुरक्षा आतंकियों को ये सब मुहैया कराया जाता है। हालांकि वो अब अपने ही बुने जाल में फंसा हुआ है। दूसरों के लिए कांटे बोने वाला पाकिस्तान खुद अब आतंकवाद से पस्त है। खुद इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजीपी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में एक साल में 925 आतंकवादी मारे गए हैं। इस बीच भारत को लेकर उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सीमा पर अनधिकृत गतिविधियों में गिरावट दर्ज की गई है। ये बात हमारे द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव दिखाती है। क्षेत्रीय तनावों पर बोलते हुए चौधरी ने भारत की ओर से किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी सेना तैयार है जैसा बयान दिया है। जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के साथ लड़ने की कोशिश कर ले, उसको मुंह की खानी ही पड़ेगी। उसके बावजूद भी नवाबी कम होती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों पाकिस्तान की। वहीं बता दें, पीओके में 200 एसपीजी कमांडो तैनात। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की रची गई साजिश। जी हाँ, एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटली, निकियाल और आसपास के हजीरा के इलाके में 200 एसपीजी कमांडो को तैनात किया है। एसपीजी कमांडो और आतंकी ड्रोन और हथियारों के साथ रेकी कर रहे हैं। हाल में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान आर्मी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आईएसआई के अधिकारियों के साथ साथ आतंकी संगठनों से जुड़े लोग भी उपस्थित थे। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई आतंकवादी कमांडर और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अधिकारी कुछ दिनों पहले 15 से 16 दिसंबर के बीच पाकिस्तान की 3 पीओके ब्रिगेड में हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी के टॉप रैंक अधिकारियों के साथ आतंकवादी रफीक नाई, सैफुल्ला और शमशीर नाई भी मौजूद था। इनका मकसद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर के इलाके को एक बार फिर डिस्टर्ब करना था, क्योंकि इस समय घाटी में बर्फ पड़ चुकी है और घुसपैठ करने की चुनौतियां कई दिनों से आ रही हैं दोस्तों। इसीलिए सादे कपड़ों में एसएसजी कमांडो और आतंकियों के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रोन और अलग अलग तरह के माध्यम से रेकी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, 26/11 के गुनहगार आतंकी मक्की की मौत अब मसूद भी है निपटने वाला। क्या वाकई में है ऐसा? खिदमत में जुटी पाकिस्तानी सेना दोस्तों दशकों से आतंकियों को तैयार करने वाले मुल्क पाकिस्तान से शुक्रवार को बहुत बड़ी खबर सामने आई। 26/11 के मास्टर माइंड अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई। भारत के इस दुश्मन की लाहौर के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से तड़प कर मौत हो गई। तो उधर पुलवामा हमले का मास्टर माइंड जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर भी पाकिस्तानी सेना के एक अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान की सेना उसे बचाने की भरपूर कोशिशों में जुटी है। उसके लिए हर एक तरीके से दवाओं का इंतजाम कर रही है। आतंकी अब्दुल रहमान मक्की लंबे वक्त से हाई शुगर का मरीज था। एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहीं उसने दम तोड़ दिया। वहीं अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर म्यांमार की अराकन आर्मी जिसे रोकने में जुंटा सेना हो रही है नाकाम। क्या भारत के पड़ोस में बनेगा नया देश? दोस्तों, म्यांमार में साल 2021 में चुनी हुई सरकार के सैन्य तख्ता पलट के बाद से देश अनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता के दौर में है। सैन्य तख्ता पलट के बाद देश में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसने आगे चलकर जुंटा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। सैन्य शासन का विरोध कर रहे जातीय समूहों और नागरिकों के नेतृत्व वाली बलों ने एक गठबंधन तैयार किया, जिसे जुंटा सेना के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। इन बलों में एक समूह अराकन आर्मी है यानी AA है, जिसने बांग्लादेश की सीमा से लगे रखाइन प्रांत पर लगभग कब्जा कर लिया है। इस समूह की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय जगत और भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हाँ, अराकन आर्मी ने पिछले 15 महीनों में युद्ध के मैदान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दर्जनों शहरों और मिलिट्री चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इसी सप्ताह समूह ने जुंटा सेना के पश्चिमी कमांड पर कब्जा कर लिया था। इस साल ये दूसरी सैन्य कमांड पर है जिस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में इसके बांग्लादेश के साथ संपर्क बढ़ाने से जुड़ी खबरें भी सामने आई है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि वो नॉन स्टेट एक्टर को लेकर अपनी नीति के चलते अराकन आर्मी के साथ शामिल नहीं होगी, लेकिन संभावना है कि लंबे समय में दोनों के बीच सीमा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अराकन आर्मी के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, शेख हसीना के खिलाफ पिलखाना नरसंहार मामले की जांच हुई शुरू। प्रत्यार्पण नहीं करने पर बांग्लादेश ने भारत को दी चेतावनी। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने 1.5 दशक पुराने पिलखाना नरसंहार की जांच शुरू कर दी है। 25 से 26 फरवरी 2009 को ढाका में BDR बोले तो बांग्लादेश राइफल्स मुख्यालय पिलखाना में अर्धसैनिक विद्रोह में 74 लोग मारे गए थे। उस घटना में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मोइन उन अहमद सहित 58 लोगों पर 19 दिसंबर को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक के कार्यालय में आरोप लगाया गया था। अब इस मामले की जांच शुरू हुई है और शेख हसीना सहित उनके मंत्रियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर मोदी सरकार के शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी
धमकी दी। बांग्लादेश के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा अगर भारत उचित समय अवधि में इस मुद्दे पर जवाब नहीं देता है तो बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम उठाएगा। दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिका ताइवान सैन्य सहयोग पर भड़का चीन, कहा यूएस के हथियार कोई जादुई तिनके नहीं जो डूबते हुए आदमी को बचा लेंगे। जी हां, चीन के एक सैन्य प्रवक्ता ने गुरुवार को ताइवान को अमेरिका द्वारा हथियार बेचने की निंदा की। उन्होंने ताइवान स्वतंत्रता की किसी भी अलगाववादी साजिश और विदेशी हस्तक्षेप को कुचलने का वादा किया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओ गांग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताइवान द्वारा अमेरिका से खरीदे गए एक नए प्रकार के युद्धक टैंकों के आगमन की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने को कहा गया था। झांग ने कहा कि हम अमेरिकी पक्ष से एक चीन सिद्धांत और 3 चीन अमेरिकी संयुक्त विज्ञप्तियों का पालन करने, ताइवान स्वतंत्रता का समर्थन न करने की अपनी प्रतिबद्धता का ईमानदारी से सम्मान करने की अपील करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हम अमेरिका ये भी अपील करते हैं कि वो ताइवान को हथियार देना तुरंत बंद करे और ताइवान स्ट्रेट में शांति स्थिरता को कमजोर करने वाले अपने खतरनाक कदमों को रोक दे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी समर्थन के सहारे स्वतंत्रता की मांग करना नाकामी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी मुख्य भूमि से विलय का विरोध करने के लिए ताकत का सहारा लेना भी किसी काम नहीं आएगा। दोस्तों वहीं बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, 6ठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों को निजी शिक्षा केंद्रों में जाने पर बैन। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान ने 6ठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों को निजी शिक्षा केंद्रों में जाने पर बैन लगा दिया है। तालिबान के प्रांतीय शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में 6ठी कक्षा के ऊपर की लड़कियों को निजी शिक्षा केंद्रों में जाने से रोकने के लिए एक डायरेक्शन निर्देश जारी किया, जिससे अफगानिस्तान में महिला शिक्षा पर प्रतिबंध और ज्यादा कड़े हो गए हैं। रात में तालिबान के शिक्षा निदेशक रहमतुल्लाह जाबिर ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अंखुदजादा के एक आदेश का हवाला देते हुए एक पत्र में निर्देश की पुष्टि की। पत्र में प्रांत भर के सभी निजी शिक्षा केंद्रों में 6ठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दे रही है, क्योंकि औरतों पर लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वही बता दें, विमान हादसे के बाद एक्शन में एम्ब्रायर कंपनी रूसी शहरों के लिए उड़ानें सस्पेंड कर दी। जी हां, अजरबैजान की विमानन कंपनी एम्ब्रायर ने रूसी शहरों के लिए सभी अपनी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी की ओर से यह कदम बुधवार को हुए विमान हादसे के बाद लिया गया है। कंपनी ने कहा कि उसने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद संभावित उड़ान सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए यह कदम उठाया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एम्ब्रायर 190 विमान ने बुधवार को राजधानी बाकू से उत्तरी कॉकेशस में रूसी शहर ग्रोजनी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद इसका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। कैस्पियन सागर को पार करने के बाद कजाकिस्तान के ओक्तो में लैंडिंग करते हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। वहीं बता दें, जर्मनी के राष्ट्रपति ने समय से पहले भंग कर दिया संसद। 23 फरवरी को होगा नए चांसलर का चुनाव। जी हां, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर ने शुक्रवार को चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के गवर्निंग गठबंधन के पतन के मद्देनजर संसद को भंग करने और 23 फरवरी को नए चुनाव कराने का आदेश दिया। ओलाफ स्कोल्ज ने 16 दिसंबर को विश्वास मत खो दिया था। 6 नवंबर को गठबंधन के टूटने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने जर्मनी की स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के तरीके पर विवाद के बीच वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कई प्रमुख दलों के नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि मूल रूप से नियोजित समय से 7 महीने पहले 23 फरवरी को संसदीय चुनाव होने चाहिए। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संविधान बुंडेस्टाग को खुद को भंग करने की अनुमति नहीं देता है, इसीलिए स्टीनमियर को यह तय करना था कि संसद को भंग करना है या नहीं करना है और चुनाव कराना भी है या नहीं कराना है। वहीं बता दें, रशिया में आईएसआईएस की एक बहुत बड़ी साजिश को कर दिया गया नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराई इन आतंकवादियों को। जी हां, रशिया में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आईएसआईएस के आतंकियों ने मॉस्को में बड़ी आतंकी साजिश रची थी। आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने की योजना बनाई थी। इसके लिए एक कार और गैस सिलेंडर खरीदा। इसके बाद आतंकियों ने बम तैयार करना शुरू कर दिया। आतंकियों की साजिश की भनक लगते ही सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में हमले को अंजाम देने जा रहे आतंकी मारे गए। इससे पहले एक अन्य मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। रशिया की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी ने गुरुवार को बताया था कि उसने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या की। यूक्रेनी साजिश में शामिल होने के आरोप में 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। पिछले हफ्ते रशिया में एक जनरल की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों वहीं बता दें, मनमोहन सिंह के निधन पर पुतिन ने जताई संवेदना। रूसी राष्ट्रपति ने शोक संदेश में क्या कहा, बता दें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक जताया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए शोक संदेश में व्लादिमीर पुतिन ने संवेदना व्यक्त की। मनमोहन सिंह जी का गुरुवार रात नई दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के टेलीग्राम में लिखा गया कि मनमोहन सिंह एक उत्कृष्ट राजनेता थे। सरकार के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ पदों पर रहते हुए उन्होंने भारत के आर्थिक विकास और विश्व मंच पर उसके हितों का बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हमारे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में एक महान व्यक्तिगत योगदान दिया, जिससे वे विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच गए। पुतिन ने कहा कि उन्हें इस अद्भुत व्यक्ति के साथ कई बार संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने संदेश में लिखा कि हम उनकी सबसे उज्जवल स्मृति को संजो कर रखेंगे। मैं आपसे मृतक के परिवार और दोस्तों के साथ साथ भारत के सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और समर्थन व्यक्त करने का अनुरोध करता हूं। वही बता दें तो दूसरी ओर मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने कहा कि मनमोहन मेरे मित्र भाई जेल में था तो की थी बच्चों को छात्रवृत्ति की पेशकश। जी हां, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शुक्रवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने याद किया कि कैसे जेल में रहने के दौरान उनके बच्चों के लिए भारतीय नेता ने छात्रवृत्ति की पेशकश की थी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भारत को विश्व की आर्थिक शक्तियों में से एक के रूप में उभरने में सहायक बताया। वहीं आपको बता दें, रूस के लिए सैनिक भेजकर किम जोंग उन ने कर दी बहुत बड़ी गलती। कईयों को तो युद्ध में मार गिराया गया दोस्तों, और कईयों को बंदी तक बना लिया गया। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में क्यों हार रहे हैं तानाशाह किम जोंग उनके सैनिक धड़ाधड़ बन रहे हैं यूक्रेन का निशाना। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए ये युद्ध भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दक्षिण कोरिया की जासूस एजेंसी ने दावा किया है कि इस युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तानाशाह के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि कई घायल सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने बंदी बना लिया है। योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों ने युद्ध में अपना प्रभाव छोड़ा है, लेकिन उसके बाद यूक्रेनी सैनिक उन पर भारी पड़ने लगे हैं। हाल ही में यूक्रेनी सुरक्षा बलों के एक विशेष अभियान में सैनिकों ने घायल उत्तर कोरियाई सैनिक को बंदी बना लिया है। तानाशाह के सैनिक का बंदी बनना ये अपने तरह का पहला मामला है। बता दें, उत्तर कोरिया की सेना भले ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, लेकिन इसके सैनिकों के पास युद्ध के मैदान में लड़ने के अनुभव और विशेषज्ञता की कमी है, जिससे सैनिक लड़ाई के मैदान में दुश्मन से मात खा रहे हैं और जान को गंवा रहे हैं। वाकई में दोस्तों, रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत अंतर होता है। अब तक मैदान में उतर कर नहीं लड़ी है कोरियाई सैनिक, और यही सबसे बड़ा कारण है कि रियल फाइट में हार गई है कोरियाई सैनिक। वहीं आपको बता दें, रशिया ने मार गिराया एक और यूक्रेनी F-16 लड़ाकू विमान। जेलेंस्की को दिन में दिखा दिए तारे। जी हां, रशिया ने जापोरिजिया क्षेत्र में यूक्रेन के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि ये विमान रूसी ठिकानों पर मिसाइल हमला करने की तैयारी कर रहा था। रूसी संघ के सार्वजनिक चैम्बर के संप्रभुता देशभक्ति परियोजनाओं और दिग्गजों के लिए समर्थन आयोग के अध्यक्ष व्लादिमीर रोगोव ने बताया कि F-16 विमान क्षेत्र पर मिसाइल हमला करने की स्थिति में था और उसे मार गिराया गया। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर ये सच है तो ये यूक्रेन के लिए F-16 फाइटिंग फाल्कन का दूसरा नुकसान होगा। वहीं बता दें, टीटीपी आतंकी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन से कम नहीं। शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान को खुलेआम दे दी धमकी। जी हां, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने एक दिन पहले अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया था। पाकिस्तान का दावा था कि उसने टीटीपी आतंकियों के खिलाफ हमले किए हैं, जबकि अफगान तालिबान ने कहा कि इन हमलों में अफगानिस्तान के 46 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम भी खाई थी। इसके बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि टीटीपी एक रेड लाइन है। शहबाज ने तालिबान सरकार के टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वहीं बता दें, अमेरिकी थार्ड ने इजराइल में किया पहला शिकार, हूतियों के मिसाइल को मार गिराया। जी हां, अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड ने इजरायली जमीन पर पहला शिकार किया है। थार्ड ने शुक्रवार सुबह इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई हूतियों की मिसाइल को मार गिराया। इस हमले को नाकाम करने में इजरायली एरो सिस्टम का भी योगदान रहा। थार्ड सिस्टम को अक्टूबर में अपने 100 सदस्यीय चालक दल के साथ इजराइल में तैनात किया गया था। अमेरिका ने इसे ईरान के हमले को रोकने और इजराइल को सुरक्षित करने के लिए भेजा था। दोस्तों, वहीं बता दें, क्या पड़ोसी देशों को डुबो देगा ड्रैगन का ये सबसे बड़ा बांध? पहली बार चीन ने खोली इस मुद्दे पर जुबान। जी हां, चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की प्लानिंग है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर चीन का बयान सामने आया है। शुक्रवार को योजना का बचाव करते हुए चीन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से अन्य देश प्रभावित नहीं होंगे और दशकों की स्टडी के जरिए सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों का निपटारा किया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 137 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत वाले इस बाहुबली प्रोजेक्ट पर आशंकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल ये प्रोजेक्ट पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक हिमालय क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में इस स्मारक के लिए जगह होगी आवंटित। गृह मंत्री अमित शाह जी ने
कहा, हमने पहले ही जानकारी दी। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक बनाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दिया। गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी। इस बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं की जा सकेंगी। बता दें, कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह कांग्रेसी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। ऐसी कटी कटी बातें दोस्तों इन्होंने कांग्रेसियों ने भारत की मोदी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि वो इनके लिए स्मारक जरूर बनाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस मुद्दे पर भी राजनीति करने पर आतुर हो चुके हैं ये कांग्रेसी, जबकि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं था। इन चीजों को बातों से सुलझाया जाता है। तो वहीं दोस्तों मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे ने पूर्व पीएम के निधन पर क्या कहा बता दें। अन्ना हजारे ने कहा कि मनमोहन सिंह एक अच्छी शख्सियत थे। उन्होंने कहा जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, लेकिन कुछ लोग अपनी यादें दे जाते हैं और विरासत छोड़ जाते हैं। मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के बारे में ये कहा जाएगा कि वो समाज और देश के बारे में हमेशा सोचते थे। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बदल डाला और ये उनका बड़ा योगदान था। इसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके ही बदलावों के कारण देश प्रगति के पथ पर चला है। वहीं बता दें, महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी अपडेट। नेत्र परीक्षण का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 लाख से ज्यादा मरीजों की जांच का लक्ष्य, 3 लाख से अधिक चश्मों का होगा वितरण। जी हाँ, महाकुंभ 2025 कई महीनों में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। मेला प्राधिकरण की ओर से इस बार विभिन्न श्रेणियों में 4 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है, जबकि किसी एक आयोजन में एक साथ सर्वाधिक संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है। ये पहला अवसर होगा जब किसी आयोजन में एक साथ 5 लाख लोगों के नेत्र परीक्षण किए जाएंगे दोस्तों, और 3 लाख चश्मे वितरित किए जाएंगे। वहीं बता दें कि श्रद्धालुओं को 800 साइनेजेस जो है वो राह दिखाएंगे। 400 से अधिक पहले ही हो चुके हैं स्थापित। 28 पांटून ब्रिज भी बनकर तैयार कर लिया गया है दोस्तों। इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को घाट और आश्रमों तक पहुंचने में कोई और किसी भी तरीके से भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने निर्देश देकर कड़े इंतजाम कर दिए हैं। वहीं बता दें, अगर आप भी अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं दोस्तों, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, 1 जनवरी से लागू होने वाला इस पर नया नियम। अब ज्यादा पैसे कर पाएंगे आप लोग ट्रांसफर। जी हाँ, 1 जनवरी से नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर, जहां हम आपको यूपीआई के नियमों की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आरबीआई ने फैसला लिया है कि यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लिमिट में इजाफा करने का फैसला लिया है। यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल करके यूजर्स 5000 की जगह अब 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। क्या होती है यूपीआई 123 पे? तो आपको बता दें, यूपीआई 123 पे सर्विस यूजर्स को दी जाती है। एक ऐसी सर्विस है जिसमें यूजर्स को बिना इंटरनेट कनेक्शन पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। यही वजह है कि आरबीआई की तरफ से ऐसी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर लीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।